दोस्तों वो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये ले डूबने वाली कहावत जो है फिलहाल मैं अपने बीजेपी के दूबे साहब पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूबे, जी हाँ वही, निशिकांत दूबे, जो लग रहा है फिलहाल कि चमचागिरी में सारी सीमाएं पार करते हुए इस उम्मीद में कि जल्द ही जो मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे उसमें उन्हें जगह मिलेगी, इस लालच में पूरी बीजेपी को डुबोने पर तुले हैं। बीजेपी में इतनी बड़ी दरारें खड़ी करके जा रहे हैं, बीजेपी में इतना दोफाड़ करके जा रहे हैं कि क्या बताऊं कि वक्त आने पर बीजेपी कैसे टूटेगी बिखरेगी, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार निशिकांत दुबे को माना जाएगा। लेकिन इस सब के बीच निशिकांत दुबे ने जो अब ताजा बवाल खड़ा किया, उसके बीच में निशिकांत दुबे जो बातें कहे गए वो एक चीज साबित कर गए निशिकांत दुबे कि राहुल गांधी ने जो ट्रैक पकड़ा है, राहुल गांधी जो बातें बोलते हैं वो बिल्कुल सही बातें बोलते हैं। मोदी जी की तारीफ और कांग्रेस की बुराई करने के चक्कर में निशिकांत दुबे ये मैसेज दे गए कि राहुल गांधी बिल्कुल सही ट्रैक पर चले गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, निशिकांत दुबे जो अक्सर अपने उल जलूल बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, किस किस तरह के बयान देते हैं आप सबको मालूम है। बहुत ताज़ा उदाहरण उनका वो भी है जब पहलगाम हमला हुआ, किस तरह से उससे ठीक कुछ दिन पहले वो सुर्खियों में आए थे, वो भी आपको फिर से याद दिलाऊंगा। खैर, आज बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे ने जो A9 जो गोदी एजेंसी है उसको जो एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में जो जवाब दिए हैं, वो माशाअल्लाह क्या क्या जवाब उन्होंने दिया, आप सोच के हैरान रह जाएंगे। पहले मैं जरा उनकी मोटी मोटी बातें आपको बता दूं, वैसे तो आपने सुन ली होगी, नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। निशिकांत दुबे ने पहले कहा कि जो 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया पाकिस्तान को तोड़ के, वो बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने गलत किया कि बांग्लादेश को बनाया, अगर बनाना ही था तो हिंदू बांग्लादेश अलग बनाते, मुस्लिम बांग्लादेश अलग बनाते। ये निशिकांत दुबे का कहना था। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोदी जी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, बीजेपी को मोदी जी की जरूरत है। दावा किया कि अगर मोदी ना हो तो बीजेपी की 150 सीट भी नहीं आएंगी, और कहा 2029 में बीजेपी की मजबूरी है कि मोदी जी ही चेहरा हो। अब इस चक्कर में, मोदी जी की बढ़ाई करने के चक्कर में, मंत्रिमंडल में जगह मिलने के चक्कर में योगी, शाह और संघ तीनों की फजीयत कर गए कि यानी इन तीनों का कोई दम नहीं है। बेशक अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियां कर ले, योगी जी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कह ले, संघ कह ले कि हम इतना बड़ा संगठन है, निशिकांत दुबे के मुताबिक मोदी के बगैर 150 सीट लाना भी किसी के दम की बात नहीं, किसी में दम है ही नहीं। निशिकांत दुबे तो ये कह गए किसी में दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी है और कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक चीज और कही कि पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स चलती है, यानी पर्सनैलिटी कल्ट जो होता है एक, उसी के सारे देश की पॉलिटिक्स चलती है। यहां भी किसका साथ दे गए? मोदी जी की बढ़ाई करने के चक्कर में राहुल गांधी, गांधी परिवार का साथ दे गए। कैसे बताता हूं, चलिए पहले एक बात, बाकी बातें बाद में करते हैं, जरा इनका यहां तक की बातों का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, फिर उसको राहुल गांधी के फ्रेम में फिट करते हैं। राहुल गांधी पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से 11 साल से लगातार एक आदमी को निशाना बना रहे हैं। उनका हर सवाल एक आदमी से होता है, उस आदमी का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन और खुद कांग्रेस के कई नेता ये कह चुके हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना ठीक नहीं है। 2019 में हमने भुगता था जब चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी ने दिया था। इस बार संविधान का नारा दिया। लगातार अडानी, अंबानी और मोदी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यही बात कहते हैं ना कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल है, और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के लोग भी यही कहते हैं ना कि सरकार की बुराई कीजिए, सरकार को निशाना बनाइए, अकेले मोदी को नहीं। निशिकांत दुबे जब ये कहते हैं कि बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है नरेंद्र मोदी के बगैर,
नरेंद्र मोदी के दम पे बीजेपी जीतती है, वरना 150 सीट लाने का दम बीजेपी में नहीं है। तो ये साबित करता है कि राहुल गांधी ये बात निशिकांत दुबे से पहले समझते हैं कि बीजेपी, सब कुछ जो बीजेपी का टिका है वो नरेंद्र मोदी पे टिका है। अगर नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाओ तो बीजेपी तिलमिला जाती है, बीजेपी हिल जाती है। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी को आप किसी तरह से नरेंद्र मोदी पे सवाल खड़े कर पाओ तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के बगैर कुछ नहीं है। ये राहुल गांधी का स्टैंड रहा है शुरू से, और निशिकांत दुबे ने इसको सच साबित कर दिया। पहला पॉइंट राहुल गांधी का, ये सच साबित किया। दूसरा, राहुल गांधी लगातार एक चीज कह रहे हैं कि लड़ाई इस वक्त मोहब्बत की विचारधारा और नफरत की विचारधारा की है। ये बात कहते हैं ना कि हम मोहब्बत बेचते हैं, बीजेपी संघ नफरत बेचते हैं, नरेंद्र मोदी नफरत बेचते हैं। और एक सवाल और उठाते हैं, कांग्रेस ने पीछे एक सवाल और उठाया था, खास करके जब ये सीज फायर हुआ है भारत पाकिस्तान युद्ध में, उसके बाद से हमेशा कांग्रेस पर ये बीजेपी आरोप लगाती कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस ने इसका जवाब देना शुरू किया कि बीजेपी लगता है कांग्रेस का पाकिस्तान की भाषा बोलती है। अब जब निशिकांत दुबे आजाद भारत में जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा करारा झटका या करारी शिकस्त जो दी इंदिरा गांधी ने, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उस पर गर्व महसूस करने की बजाय निशिकांत दुबे उसे गलती कहते हैं। तो आप खुद बताइए कि पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है? ये किसको सूट करता है, भारत को या पाकिस्तान को? कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने का जो इंदिरा गांधी ने काम किया था, उस पर सवाल खड़े कर दे सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद। तो जब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान परस्त कौन है, निशिकांत दुबे की इस बात से उसको भी दम मिलता है। फिर यूं भी आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, इनको लेके तो वैसे भी राहुल गांधी ज्यादा नहीं बोलते, उनका निशाने पर रहते हैं संघ और मोदी। अब जब निशिकांत दुबे कहते हैं, खुद निशिकांत दुबे ने कह दिया कि योगी और शाह का कोई दम है ही नहीं, संघ में कोई दम ही नहीं है, तो राहुल गांधी की उस चीज पे भी सही साबित होते हैं कि वो सही करते हैं कि इन्हें निशाना बनाते हैं। जब इनके पार्टी के सांसद इनकी कोई वैल्यू नहीं समझते तो फिर राहुल गांधी क्यों इनकी वैल्यू बनाए, जबरदस्ती इन पे नाम ले। फिर एक चीज, गांधी परिवार पे हमेशा आरोप लगता है डायनेस्टी पॉलिटिक्स, परिवारवाद का। लेकिन जब निशिकांत दुबे खुद कहते हैं कि पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स ही चलती है, इसलिए मोदी जी मजबूरी है बीजेपी की, तो गांधी परिवार कांग्रेस की मजबूरी कैसे है, ये भी खुद साबित कर दिया कि क्यों गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं चल सकती। क्योंकि भाई अगर आपके यहाँ पर्सनैलिटी कल्ट चलता है पॉलिटिक्स, तो यहाँ भी पर्सनैलिटी कल्ट चलता है ना। वो कभी सोनिया गांधी रहती, अब राहुल गांधी है, कभी राजीव गांधी थे, कभी इंदिरा गांधी थी। तो ये भी आपने अपनी पार्टी के उन नेताओं के मुंह पे जूता मार दिया जो परिवारवाद का जो है कांग्रेस पे आरोप लगाते, गांधी परिवार के कंट्रोल का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा बीजेपी पंजाब के खालिस्तानियों को लेकर बहुत कुछ बोलती है, किसानों को भी खालिस्तानी बोल दिया था कई नेताओं ने, तो याद है आपको। वही बीजेपी का सांसद निशिकांत दुबे कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स अमृतसर में मौजूद थे। चलिए, ये तो उन्होंने आरोप लगाया। उसके आगे वो लाइन बोलते हैं कि अपने लोगों को मारने के लिए विदेशियों की मदद, यानी जिन पे वो कार्रवाई हुई थी, जिन्हें खालिस्तानी समर्थक समझ के सेना ने मार गिराया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, उन्हें अपना लोग कह रहे हैं। निशिकांत दुबे अपने लोग कह रहे हैं उन्हें। किसी भी जो पंजाब का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें ये थोड़ी आरोप लगा था कि इनोसेंट लोग मारे गए थे। उसमें जो सिखों की नाराजगी, उस चीज से नाराजगी है कि उनका जो सबसे पवित्र स्थल है दरबार साहब, वहां पर गोलियों की बौछार हुई थी, टैंक अंदर चले गए थे। इस चीज से उनका सेंटीमेंट हर्ट हुआ था। लेकिन जो अंदर मारे गए थे वो तो सब के सब खालिस्तानी समर्थक थे, भिंडरावाला समेत बाकी सारे। अब उन्हें अपने लोग कह रहे हैं निशिकांत दुबे, तो आप खुद उसका मतलब निकाल लीजिए। फिर यही निशिकांत दुबे जब सदन में होते हैं या सदन के बाहर होते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं।
कांग्रेस को मुसलमान परस्त पार्टी कहते हैं, हिंदुओं के हितों की बात करते हैं, हिंदुओं को लेकर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन खुद इस इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मेरा कोई सबसे नजदीकी पारिवारिक मित्र है पॉलिटिक्स में, सदन के अंदर पार्टी को छोड़ के, वो है असदुद्दीन ओवैसी। लोगों को कहते हैं कि मुसलमानों से दूर रहिए, लोगों को मुसलमान, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ निशिकांत दुबे भड़काते हैं। खुद अपना सबसे नजदीकी पारिवारिक मित्र संसद के अंदर अगर कोई है तो वो ओवैसी को कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि लोग उनकी बातों को सुनने वाले आज क्या सोच रहे होंगे, क्या उनको फॉलो करने वाले सोच रहे होंगे। ये निशिकांत दुबे का एक ट्रेलर था, अभी तो उस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें निकलेगी, लेकिन एक चीज उन्होंने बता दी कि चापलूसी में वैसे बीजेपी के अंदर कोई मुकाबला है ही नहीं किसी का, हर एक से आगे है। स्मृति ईरानी से आगे कंगना रनौत निकलने की कोशिश करती है, कंगना रनौत से आगे निशिकांत दुबे निकलने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये निशिकांत दुबे जब सवाल बांग्लादेश को बनाने पर उठाते हैं, ये भूल जाते हैं कि जब पहलगाम हुआ था, जहां सिक्योरिटी पर्सन एक नहीं था, उससे कुछ दिन पहले इन्हीं निशिकांत दुबे की एक वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी हुई थी, वहां पर सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उसका भी सवाल उठा था, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे, उसका वो इन्हें जिक्र करना भी उसका जो है मंजूर नहीं हुआ होगा। लेकिन एक चीज, मैं ये सारी बात इसलिए दोहराई कि मैं ये बात आज आपके सामने साबित कर रहा हूं, या खुद निशिकांत दुबे ने साबित की है कि राहुल गांधी की यूं तो कई बातें सही निकल गई हैं, बहुत सारी बातें खुद भी अब वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूं सोच समझ के कहता हूं, लेकिन वो जो क्यों लगातार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं, निशिकांत दुबे एक झलक भर है। अंदर ज्यादातर नेता मानते हैं इस चीज को कि राहुल गांधी क्यों मोदी को निशाना बनाते हैं। राहुल गांधी की बदकिस्मती यह है कि जिस पार्टी के नेता को वो निशाना बनाते हैं, वो तो समझती है पार्टी, खुद की पार्टी के लोग उनकी स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पाते। वो जानते हैं कि पूरी पार्टी जो बीजेपी है वो किस पे टिकी हुई है, वो एक चेहरे एक नाम पे टिकी हुई है, एक जो बना रखा है ऑरा जो है वो चाहे झूठ पे है चाहे सच पे है वो अलग बात है, उसको ध्वस्त कर दिया, पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। निशिकांत दुबे खुद कह रहे हैं कि 150 सीट नहीं आएगी, तो आप मान के चलिए फिर 100 सीट की भी उम्मीद शायद पार्टी नहीं लगा रही कि बिना मोदी के 100 सीट भी नहीं आ सकती। इसका मतलब जो मैं कई बार सवाल उठा चुका हूं कि आफ्टर मोदी बीजेपी का क्या होगा, ये उसका सबूत है कि आफ्टर मोदी बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जो अपने दम पर पार्टी को खींच सके आगे। अब नरेंद्र मोदी है, अब वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं। 11 साल में, खासकर 2025 में इतनी सारी कलई खुल गई, इतनी सच्चाई लोगों के सामने आ गई, फिर भी मोदी जी अपना जो एक कहते हैं ना वो झूठ बोलना या जिसको कहते हैं बड़ा बड़ा फेंकना, उससे बाज नहीं आ रहे। तो निशिकांत दुबे कैसे बाज आएंगे। आज मोदी जी बिहार में थे, पश्चिम बंगाल में भी थे, हम बिहार की बात करते हैं, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी पश्चिम बंगाल में उनका कार्यक्रम चल रहा है। बिहार में बड़ी बड़ी बातें की कि हमने 11 साल में ये कर दिया, बिहार को ये बना दिया, लाखों करोड़ रुपए का हमने जो है पैकेज दे दिया बिहार को, पटना को हम जो है वो पता नहीं क्या बोला वो बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, इस तरह की बातें करते रहे। बड़ी बड़ी बातें आज भी उन्होंने की, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो जो लाखों करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि दिए, वो लाखों करोड़ रुपया गया कहाँ, बिहार में दिखता तो है नहीं कहीं। ना वो दरभंगा का मेडिकल कॉलेज दिखा अभी तक, ना वो मोतिहारी की चीनी की चाय पीना चाहते थे, वो 11 साल पहले उन्होंने कहा था, वो आज तक वो शुगर मिल का क्या हुआ किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। और अब फिर कह रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए सरकार फिर से नई नई चीजें कह रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वो बात एकदम सही सटीक बात है, लेकिन फिर मैंने कहा ना बदकिस्मती राहुल गांधी की ये है कि आज इस देश की जनता को ऐसे अंधा बना दिया गया है कि राहुल गांधी की जो सही बात है, जो सही बात बोलता है आदमी, वो बात लोगों की समझ में नहीं आ रही। लेकिन आने वाले वक्त में राहुल गांधी की ये सारी बातें आपको कह रहा हूं आर्काइव से निकाल कर लोगों को सुनाई जाएगी। और आज जो मैंने बताया कि मोदी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी भी केरल में थे, उन्होंने क्या कहा
वो सुन लीजिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा। I fight the RSS ideologically. Yeah. I fight the CPM ideologically. I fight them in the realm of ideas, and I fight them in the realm of speech. But my biggest complaint with them, is that they do not have feelings for people. You can give whatever speeches you want, you can have whatever ideas you want. If you do not feel for people, if you're not ready to connect with people, if you're not ready to hug people, you cannot be a leader. And so that is my biggest complaint, that if you're in politics, feel what people are thinking, listen to people, touch people, and that is really the tragedy in Indian politics today. Very few people are actually feeling what others are feeling. ये बताइए नेता की सोच कैसी होनी चाहिए? किसी अपनी पुरानी सरकारों को पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक जितने रहे सबकी फजीयत करना, जिसमें अपने अटल बिहारी वाजपेयी तक को नहीं छोड़ते हैं। ये एक नेता की निशानी होती है, या एक ऐसे नेता की निशानी होती है जो कहता है कि भाई लोगों से मिलना नेता का पहला काम होता है, लोगों के दुख दर्द समझना नेता का काम होता है, भाषण जो मर्जी दे लीजिए। अभी इस देश की जनता को सोचना है कि कौन सा नेता सुन रहा है। लेकिन जो मैंने कहा ना, दर्द होता है। राहुल गांधी की बात का दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा है अब बीजेपी के अंदर। अब राहुल गांधी 2 दिन पहले, आपको याद है, असम गए थे। असम में उन्होंने कहा, जो हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर, कि सरकार बदलते ही हिमंता बिस्वा शर्मा जेल की यात्रा पे जाएंगे। उन्होंने ये कहा ना, उसका दर्द उस दिन से लेके हिमंता बिस्वा शर्मा के डर, जो राहुल गांधी ने कहा था कि टीवी पे चेहरा देख लेना, उनका डरा हुआ चेहरा दिखेगा, वो डर आज भी हिमंता बिस्वा शर्मा को पे दिख रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा अब धमकी दे रहे हैं बाकायदा, देखिए, कि हम देख रहे हैं कि उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा जो कानून के दायरे से बाहर जाता हो। अगर ऐसा कुछ कहा होगा तो हम उन पर मुकदमा दायर करेंगे, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। सोचिए, एक पॉलिटिकल रैली में नेता ने कुछ कहा, अब उस पे भी केस करने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री तो आए दिन ऐसी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री तो न जाने क्या क्या कहते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जितने भ्रष्टाचारों की, टॉप भ्रष्टाचारों की सूची बनाई थी उन्होंने, शुरू में आए थे जब 2013, 14 में, 15 में, वो सब आजकल उनके आसपास है, जिसमें खुद हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल है, अजीत पवार शामिल है। ये दरअसल डर है, हिमंता बिस्वा शर्मा डर चुके हैं बुरी तरह से, और वो डर है जो ये करने को कह रहा है कि अब हम जो है कार्रवाई करेंगे। और दूसरी तरफ सरकार कितनी डरी हुई है, सरकार कितनी बौखला गई है, फेलियर पे फेलियर, और आगे सदन का सत्र शुरू हो रहा है। वो डर का उदाहरण है रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई, चार्जशीट दायर होना, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की ईडी द्वारा गिरफ्तारी। अब इससे बड़े उदाहरण और क्या, ये बदले की चीजें। और ये दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल सिद्धारमैया का भी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन के जरिए ऐलान किया है, हर एमएलए, हर विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हर विधायक को विकास कार्यों के लिए 50-50 करोड़ रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। हर विधायक को, उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के विधायकों, हर विधायक को 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और इधर क्या होता है, जहां विपक्ष की सरकार होती है उसे केंद्र से आने वाले पैसा भी उसका रोक दिया जाता है। हिमाचल में आपदा आई है इस बार, इतना 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सरकार बता रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक नाम मात्र को मदद आई है। बीजेपी के 6 सांसद है यहाँ से, 4 लोकसभा, 2 राज्यसभा, वो तक कुछ नहीं कर पाए। ये फर्क है जननीति और राजनीति के बीच, ये समझना होगा। ये जिस दिन इस देश की जनता समझ जाएगी ना, उस दिन विपक्ष को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।